हाँ भाई, सभी को नमस्कार। देखो, आज जो हम टॉपिक है ना वो डिस्कस करेंगे, उसका नाम है G7। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। देखो, समझेंगे कि ये जो G7 जो ग्रुप है इसे विश्व में बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अगर कोई ग्रुप बनता है तो कोई ना कोई कारण होता है बनने के पीछे में, मानते हो ना आप ये बात। जैसे कि WHO था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्यों बनाया गया? ताकि वो पूरे विश्व में अगर कोई महामारी आ जाए उसके लिए फंड कर दे सके, या फिर मान लो वैक्सीन वगैरह तैयार करने के लिए पैसे दे प्रोवाइड करा सके, या जो गरीब कंट्री हैं जहाँ पे बीमारी ज़्यादा फैलती हैं, ठीक है, तो उनमें बीमारियों को क्या कर सके, कम कर सके। कुपोषण वगैरह की समस्या हो गई, जैसे पोलियो है, वो भी WHO की वजह से ख़त्म हुआ है ना भाई, वो भी। तो देखो, आप समझते भाई G7 क्या है। ठीक है, ये जो G7 है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, जो विश्व की जो 7 डेवलप कंट्री है। डेवलप कंट्री मतलब भाई विकसित देश। ठीक है, ये देश किसी न किसी फील्ड में क्या है भाई, टॉप पे है। मतलब किसी कोई भी फील्ड मान लीजिए, किसी न किसी फील्ड में टॉप पे मिलेंगे। और जब विकसित देशों की बात आ जाती है तो ये समझ लेना, इनकी जो पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय इनकी क्या है भाई, ज़्यादा है। ठीक है, देखो ये ग्रुप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बात है भाई 1973 की। 1973 का समय था। ठीक है, एक देश है इजराइल। ठीक है, इजराइल और अरबिक कंट्री जो है, जो क्या करते हैं, जिन्हें हम पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री कहते हैं, तेल के जो निर्यातक देश हैं। ठीक है, इजराइल और अरब देश, इनके बीच क्या हो रहा था भाई, युद्ध चल रहा था, मतलब वॉर चल रहा था। ठीक है, इन दोनों के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था। ठीक है, 1973 की बात है। तो युद्ध हो रहा था, तो अरब देश जो थे ना, इन्होंने क्या किया भाई, क्योंकि ये तो भाई क्या किस में शामिल है भाई, ये ओपेक में शामिल है। ठीक है, और ओपेक क्या करता है भाई, ओपेक एक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग संगठन है, पेट्रोलियम का निर्यात करता है, यहाँ से पेट्रोल निर्यात किया जाता है, इसमें अरब देश शामिल है। ठीक है, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो इन्होंने क्या किया, तेल का जो निर्यात था वो क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब तेल का निर्यात बंद हो गया तो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक तरह से डगमगा गई। भाई मान लो आप किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ जैसे कि प्रोवाइड कराई जा रही है, उसकी एकदम एकाएक कमी आ जाए तो क्या होगा भाई, क्राइसिस आ जाएगी। जैसे मान लो, ये मान लीजिए आप, एक कोई कंट्री है मान लो, ठीक है, ये कोई ए कंट्री है, ठीक है, और ये कोई बी कंट्री है। मान लो मैं कहता हूँ कि ये जो कंट्री है ये बहुत ज़्यादा व्हीट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और इसका भी जो मतलब खाद्यान्न फसल है वो क्या है, व्हीट है, मतलब गेहूँ ये का उत्पादन ये करता है। लेकिन ये जो कंट्री है ना, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, गेहूँ का उत्पादन करता है, और ये कम करता है। और ये क्या करता है, इससे आयात करता है। ठीक है, और ये इसको क्या करता है, निर्यात करता है। अगर मान लो किसी वजह से ये देश इसको व्हीट निर्यात नहीं करता है तो क्या होगा भाई, इस देश में अन्न की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो क्या होगा भाई, इस देश में भूखमरी की समस्या हो जाएगी एकदम से। मान लो भाई लोग भूख से मरने लग जाएंगे। तो यही कारण था भाई। तो अरब देश जो थे ना, इन्होंने क्या कर दिया, तेल का जो आयात था वो बंद कर दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो था ना वो बंद कर दिया बिल्कुल। तो क्या हुआ, इससे विकसित देश जो थे वो परेशानी में आ गए। ठीक है, तो 1973 के बाद 1974 के आसपास फ्रांस के एक राष्ट्रपति थे, उनका नाम था भाई जिस्कॉर्ड डी एस्टेन। ठीक है, वैसे इनका पूरा नाम था वैलेरी जिस्कॉर्ड डी एस्टेन। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति थे उस समय। युद्ध हुआ ना, तो जब एकदम से युद्ध हो गया तो भाई युद्ध से इन्होंने क्या कर दिया भाई, पेट्रोल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिया। तो क्या हुआ, पूरे विश्व में एक तरह से क्राइसिस आ गई, तेल का आयात निर्यात नहीं हो पा रहा। तो भाई मान लो पूरा जो एक तरह से संचार व्यवस्था है जो
साधन वगैरह वो किससे चलते हैं, सब पेट्रोल से चलते हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गया भाई, ठीक है। फिर इन्होंने 1974 में क्या किया भाई, फ्रांस के एक राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या था, जिस्को डी एस्टेन। इन्होंने क्या किया भाई, एक प्रपोजल भेजा जो विकसित देश है सबके पास, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो मान लो कभी विश्व में ऐसी कोई समस्या जाए, कोई युद्ध की स्थिति बन जाए या कोई और देश है युद्ध वगैरह कर ले, तो हम उनको किसी तरह समझाएं और उनको भाई ये बता सकें भाई आप जो युद्ध, मतलब इन दोनों का युद्ध है भाई आपस में युद्ध लड़ो, ठीक है भाई। पूरा विश्व उसके लड़ भाई तुम तेल को निर्यात रोक दियो, पूरा विश्व में दिक्कत हो रही है, समझ रहे हो ना बात ने। तो उसने क्या किया भाई, हमें एक ऐसा संगठन बनाते हैं तो ऐसी कोई क्राइसिस आ जाए तो हम क्या करें भाई, उससे सामना कर सके, ठीक है। तो 1974 के बाद 1975 में एक संगठन है ना वो अस्तित्व में आता है जिसका नाम होता है G6। क्या बनता है ये, G6, ठीक है। और इसकी जो पहली बैठक है, पहला जो सम्मेलन है ना ये, तो इसकी पहली बैठक जो पहली समिट जो होती है वो कहाँ पर होती है भाई, फ्रांस जो देश है ना उसकी राजधानी है पेरिस। और पेरिस को आप पता है भाई, पेरिस को फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है विश्व की, ठीक है। पेरिस में क्या होता है, इसका पहला समिट आयोजन किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट समिट में है ना 6 देश शामिल होते हैं, और वो 6 देश कौन कौन से वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक बार इसको साफ कर देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में जब ये G7 बना तो उस समय G7 नहीं था, ये क्या था, G6 था, ठीक है। 1975 में ये बना। 1975 में इसमें 6 देश शामिल थे, ठीक है। कौन कौन से थे भाई, एक तो था USA जो सुपर पावर है भाई, एक हो गया UK, ठीक है। उसके बाद एक आ गया जापान, एक आ गया इटली, एक आ गया फ्रांस, ठीक है। कितने हो गए भाई, और एक आ गया इसमें भाई जर्मनी, ठीक है। फिर उसके बाद 1976 में इसमें एक देश और शामिल होता है, ठीक है भाई। उस देश का नाम क्या है, कनाडा, ठीक है। कब शामिल होता है, 1976 में। 1976 में एक देश शामिल होता है, फिर ये क्या बन जाता है, G7 बन जाता है, ठीक है। अब मैं इसकी अब इनकी डेट लिख देता हूँ और आप इनको देखते जाना, आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा कि ये कैसे क्या। देखो 4 डेट जो है वो महत्वपूर्ण है इसमें, 1975, 1976, 1998 और 2014, ठीक है। ये 4 डेट हैं जो आपको याद रखनी है, इनसे ये पूरा G7 कवर हो जाएगा। देखो क्या था, देखो मैंने कहा कि भाई स्टार्टिंग में क्या बना, G6 था, ठीक है। इसमें कौन कौन देश शामिल थे, USA, UK, जापान, इटली, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है भाई। G6 देश शामिल थे। 1976 में कौन सा देश शामिल होता है इसमें, कनाडा, और ये क्या बन जाता है, G7। कनाडा क्या भाई, एक यूरेनियम सिटी है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। और इस यूरेनियम जो होता है वो एक रणनीतिक धातु होती है, ठीक है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग होता है ना वो नाभिक के रिएक्टरों में किया जाता है, ठीक है, बॉम्ब वगैरह बनाने में किया जाता है। 1998 में इसमें एक देश और शामिल होता है भाई। 1997 का जो इसका समिट होता है ना, उसमें ये फैसला लिया जाता है कि हम इसमें एक देश शामिल करेंगे। उस देश का नाम क्या था, रूस, ठीक है। इस देश रूस जब इसमें शामिल होता है तो ये जो G7 होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, G8 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। G7 के बाद क्या बन गया ये, G8। अब आते हैं कि भाई ये G7 अब दोबारा क्यों बना, ठीक है। 2014 की बात है, ठीक है। 2014 में एक राज्य है क्रीमिया। क्रीमिया कहाँ का राज्य है भाई, ये है यूक्रेन का। और जब यूक्रेन देश की बात आ रही तो मैं आपको इसके बारे में 2 तथ्य करवा देता हूँ। 2 तथ्य क्या, देखो यूक्रेन जो है ना वो विश्व का अन्न भंडार के नाम जाना जाते हैं, ठीक है। विश्व का जो अन्न भंडार जो होता है ना उसके किसे कहा जाता है, यूक्रेन को कहा जाता है। और यूक्रेन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी 1980-90 के दशक में, ठीक है। 90 के दशक में घटना हुई थी, चेरनोबिल संयंत्र में क्या हुआ था भाई, ब्लास्ट हो गया था, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की क्या चली गई थी, जान चली गई थी। नाभिक रिएक्टर था, उसमें क्या हो गया था, किसी वजह से लीकेज या ब्लास्ट हो गया था उस वजह से, ठीक है। तो ये क्रीमिया जो राज्य है यूक्रेन का, ठीक है,
इस पर 2014 में क्या किया भाई, रशिया ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। भाई रशिया भी एक तरह से सुपर पावर है, इसके पास परमाणु हथियार संपन्न देश है। तो भाई अपने अपना जोर आजमाइश के तरीका से क्या करो, हमें क्रीमिया ने अपना में शामिल कर लियो। अब भाई ये हमें शामिल कर लियो, तो आपको एक बात बता देता हूँ, जो ग्रुप 7 कंट्री जो है ना, वो अपने आप को क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम कम्युनिटी ऑफ वैल्यू के देश है भाई, कम्युनिटी ऑफ वैल्यू, समझा भाई। ये क्या कहते हैं, हम तो मूल्यों का आदर करने वाले देश है, ठीक है। ये अपने आप को क्या मानते हैं भाई, हम मूल्यों का आदर करने वाले एक संगठन है। तो भाई अब कोई ज़बरदस्ती कब्जो कर लियो क्या पे, अभी सारा का सारा भाई क्या बोला कि भाई हमने के पूरा विश्व में एक ऐसा संगठन बनायो जो पूरा विश्व को हिता की रक्षा कर सके। जबकि रशिया ने तो क्या कर लियो भाई, जो आजमाइश यूक्रेन राज्य शामिल कर लियो। तो 2014 में है ना, फिर रशिया को क्या कर दिया गया, G7 से बाहर कर दिया गया, ठीक है, रशिया को बर्खास्त कर दिया गया। प्रश्न पूछा जाएगा भाई रशिया को कब शामिल किया गया, 1998 में, सम्मेलन 1997 का था, उसमें फैसला लिया गया 1998 में पहली बार रशिया इस समिट में शामिल हुआ, ठीक है। 1998 के बाद 2014 में रशिया के साथ रशिया ने क्या किया, यूक्रेन जो है उसका एक राज्य क्रीमिया, उस पर क्या किया, हमला करके उसमें अपने आप में शामिल कर लिया। तो रशिया में जब उसे शामिल किया तो ये G7 जो कंट्रीज थी, ठीक है, इनकी जो टैगलाइन है वो ये है कि कम्युनिटी ऑफ वैल्यू, हम तो मूल्यों का आदर करने वाले देश हैं। तो भाई ये मूल्यों का आदर करने वाला देश, तो ये क्या टेसा देश रखें जो भाई दूसरा जो आजमाइश करे। तो इन्होंने क्या किया भाई, यूएसए को इससे बाहर कर दिया, ये दोबारा क्या बन गया, G7, ठीक है, क्या बन गया ये G7। अब एक बात ध्यान रखना, ये G7 जो देश है ना, इनका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे कि आप जानते हो भाई UN जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र संघ का मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में। WHO है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, द हेग नीदरलैंड में। वैसे ही जो ये G7 कंट्रीज हैं इनका ध्यान रखना कोई भी मुख्यालय नहीं है, ये गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है, इसका संविधान से भी कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि UN जो है ना उसका तो खुद का एक संविधान है, खुद का एक चार्टर बना रखा है उन्होंने, ठीक है। तो G7 जो देश है इनका कोई भी संविधान भी नहीं है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना एक भाई, और G7 जो कंट्रीज है, देखो चर्चा में क्यों चल रही है वो देख लो आप। G7 जो कंट्री है भाई, ये विश्व की टॉप अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, जो GDP विश्व की लगभग GDP की 40% हिस्सा शेयर करते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई ये जो G7 देश है, जो पूरे वर्ल्ड की 1/10 जो पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन मतलब भाई जनसंख्या, विश्व की 1/10 जनसंख्या को क्या करते हैं भाई, ये शेयर करते हैं। और जब मैं आपको GDP की बात करता हूँ तो GDP में इनका परसेंटेज आता है 4/10 लगभग। ये GDP, या आप इसको इकोनॉमी में भी ले सकते हो, पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है ना उसका लगभग 4%, 10 में से 4%। अगर आप 100 में से लेते तो 40%, 40 से ऊपर रहता है हमेशा, 43, 45, 48 के आसपास रहता है। 40 से ऊपर 50 से नीचे इनका क्या रहता है, इकोनॉमी में, पूरे विश्व की इकोनॉमी में इनका योगदान रहता है। और जब जनसंख्या की बात की जाती है तो 1/10, समझ रहे हो आप इसका मतलब। अब ये समझो, आप ये मान लीजिए आपकी 100 अगर व्यक्ति हैं, किसी पूरे विश्व में 100 व्यक्ति हैं, ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 100। तो अगर ये 100 व्यक्ति दिन के 20 रुपये भी कमाते तो कितना हो गया भाई, इनका 2000 रुपये हो गए। अब इन 100 व्यक्तियों में से देखो 1/10 मतलब 10 व्यक्ति कहाँ पे है भाई, G7 के हैं। और बाकी जो कंट्री रह गए विश्व में उनमें कितने हो गए भाई, 90 देश, ठीक है। 10 तो पॉपुलेशन किसकी है भाई, G7 की। बाकी जो 90 जो बच गई वो किन की पॉपुलेशन है, बाकी जो देश बच गए, ठीक है। अब इनमें से देखो इनका 40%, इनका 4% निकाल दो, अब कितना बनेगा भाई, देखो ये आ जाएगा भाई आपका 400, 800 हो गया, ठीक है भाई, समझ गए। देखो कितना फर्क है। G7 देश है वो, मान लो अगर 100
व्यक्ति हैं पूरे विश्व में, तो उनका सिर्फ 10 व्यक्ति शेयर करते हैं और 90 व्यक्ति दूसरे देश में। और जब उनकी जब टोटल कमाई इकोनॉमी की बात होती है तो क्या है, 800 इकोनॉमी किसके पास है, G7 के पास है, और ये बाकी देश है। तो इसीलिए ये अमीर देश है भाई, इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, इनको इकोनॉमी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ गए आप। तो अभी कभी पर्सन पूछना जाए तो कितनी पॉपुलेशन का शेयर करते हैं, तो 1/10 पॉपुलेशन को शेयर करते हैं G7 कंट्री, और 4/10 जो है वो पूरे विश्व की GDP का शेयर करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, अब एक 2 टर्म है जो आजकल बहुत ही चर्चा में चल रही है G7 की रिगार्डिंग। उन 2 टर्म का नाम क्या है वो देख लीजिए। 2 टर्म है बहुत ही चर्चा में चल रही है भाई, देखो। एक का नाम है D10, ठीक है, और दूसरा का नाम हो गया G11, ठीक है। अब मैं आपको बताते जाऊंगा। देखो D10 जो है ना भाई, यूके के प्रधानमंत्री जो है बोरिस जॉनसन, उनके द्वारा मई 2020 में जो G7 कंट्रीज हैं उनको क्या भेजा गया, एक प्रपोजल भेजा गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम एक G7 को एक्सपेंड करके क्या बनाते हैं, D10 कन्वर्ट कर देते हैं। D10 का D किसको डिनोट करेगा इसमें, डेमोक्रेटिक 10, क्योंकि इन जो देश, ये भी जो भी देश, इनमें सब में क्या है, कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। ये आप कैसे, ये सब देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है। वो कहता है हम इसमें 3 देश शामिल कर लेते हैं, इसको क्या बनाते हैं, D10, ठीक है। फिर G11 का मतलब कहाँ से आया कि भाई अब की बार सबमिट कहाँ पे होना था, जून में ये सबमिट होना था, 46 सबमिट था G7 का, उस कहाँ पर आयोजित होना था भाई, अमेरिका में। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है भाई आजकल यही सुर्खियों में है भाई, पूरे विश्व में अगर कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति सुर्खियों में तो वो डोनाल्ड ट्रंप ही है, और दूसरा अगर कोई तो चाइना का शी जिनपिंग। ये 2 ही चर्चा में से आजकल तो, क्योंकि इनके बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो चाइना ने गिण खातर के कैसे कि भाई हम क्या करते हैं, हम ग्रुप बनाते हैं G11, और वो ये कहता है भाई, इसने प्रस्ताव भेजा डेमोक्रेटिक 10 का, ठीक है। ये कहता है कि इसमें इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर ले, ठीक है। ये भेजा गया कहाँ पे, USA के पास, यूके के द्वारा कहाँ पर भेजा गया भाई, USA के पास। किसने भेजा था, यूके ने, ठीक है। अब सबमिट उसके बाद भैया तो ये इसने क्या किया, इसने कहा कि हम D10 तो अच्छी बात है, लेकिन हम क्या करते हैं कि G11 बना लेते हैं, इसमें एक देश और शामिल कर लेते हैं। कौन सा कर लेते हैं, रशिया, रूस से। अब तुम सोचो भाई, जो देश 1947 से लेके 1945 से लेके आज तक USA जो है वो कोल्ड वॉर कर रहा है रशिया के साथ, और वो अब किसको मिला रहा है, रूस को अपने मिला रहा है। क्यों मिला रहा है, क्योंकि भाई इसके पास क्या खतरा चल रहा है, महाशक्ति का, क्योंकि अभी ये क्या है, सुपर पावर है अमेरिका तो, और चाइना क्या कर रहा है, इसको कम्पीट कर रहा है। तो इस वजह से क्या कह रहा है कि हम रूस को शामिल कर लेते इसमें। जब इसने ये प्रस्ताव, डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रस्ताव भेजा, कहाँ भेजा भाई, G7 देशों के पास। तो क्या था भाई, कनाडा जो है, कनाडा के प्रधानमंत्री जो, उन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया भाई, डिनाई कर दिया। इसका जो फॉरेन मिनिस्ट्री जो है ना भाई, मंत्रालय, जो विदेश मंत्रालय, उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम तो रशिया को शामिल नहीं करेंगे। कारण क्या दिया, वही कारण था कि क्रीमिया पे इसने क्या कहता भाई, आक्रमण करके शामिल किया था, ठीक है। तुरंत यूके कहता है कि भाई अगर आपने G7 में रशिया को शामिल किया तो हम क्या करेंगे भाई, विटो का प्रयोग करेंगे। मतलब हम तो G7 में रशिया को शामिल होने ही नहीं देंगे भाई। तुरंत रशिया को पता चल गया तो भाई मेरे को शामिल होने नहीं देगा। तो रशिया ने क्या किया, रशिया के विदेश मंत्रालय जो है, फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आता है, वो कहते हैं कि भाई हम तो इस ग्रुप में शामिल ही होना नहीं चाहते। क्या कहा रशिया ने, रशिया कहता है कि जिस ग्रुप में चाइना की भागीदारी ना हो, वो ग्रुप है ना किसी काम का ही नहीं। बिना चाइना के आप किसी भी ग्रुप की कल्पना ही नहीं कर सकते। ये क्या है भाई, रशिया की सोच है। क्यों भाई, क्योंकि रशिया का जो आधा मार्केट है, पूरा ही मार्केट मान लीजिए किसने ऑक्युपाई कर रखा है, चाइना ने। चाइना बहुत ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको निर्यात करता है चाइना, ठीक है। चाइना का एक तरीके से आप मान सकते हो भाई बहुत बड़ी मार्केट है रशिया, ठीक है। अब देखो भाई, इसका हो गया भाई, समझ में आ गया। देखो मैं रिपीट कर देता हूँ, D10 जो है किसने भेजा, यूके ने प्रपोजल, किसके पास भेजा, G7 कंट्रीज के पास, ठीक है। और होस्टिंग कंट्री कौन था,
यूएसए, तो यूएसए के बाद भेजेगा, तो यूएसए ने क्या कहा, वापस भेजा कि भाई हम एक G11 बना देते हैं। G11 का कारण क्या था, ताकि हम कोविड-19 जैसे भाई क्या चल रहा है भाई, पूरा का पूरा लॉकडाउन, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बस एक चाइना है जो अपना भाई आराम से निश्चिंत तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है। क्यों, कुछ ना कुछ तो कारण होगा भाई, या तो उसके पास वैक्सीन है, या फिर हो सकता है कि भाई उसने वायरस ही भाई दूसरे देश में भेज दो, खुद को हम तो आने ना दिए, 2-4 मौत आई है ना भाई वैसे ही दिखा दी, या तो फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में मरे हैं लोग, या फिर मरे ही नहीं भाई, ऐसे ना ऐसे और के तरीके से मार दिया होगा। चाइना कुछ ना फिर, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कम्युनिज्म है, ठीक है, पीपल लिबरेशन आर्मी की सरकार हो, PLA वगैरह ना, तो कम्युनिज्म है वहाँ पे। कम्युनिस्ट जो होते हैं ना, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको सरकार से कोई लेना देना नहीं, बस अपना देश चलाना है उनको। और जब से शी जिनपिंग आए हैं ना, तब से तो ये बिल्कुल एग्रेसिव मोड में चल रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना भाई। G11 का प्रस्ताव भेजा, रशिया को किसने डिनाई कर दिया भाई, यूके और कनाडा ने मना कर दिया। अब देखो भाई D10 समझो थोड़ा सा क्यों महत्वपूर्ण है। देखो भाई ये जो प्रस्ताव भेजा गया, इन्होंने कहा कि भाई यूके का तरफ क्या था कि हम किसी देश को शामिल तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या भाई G7 जो सारे विकसित देश है, अब इंडिया ठहरा विकासशील, इंडिया में कहाँ विकसित देश भाई, विकसित होता तो फिर इतनी गरीबी थोड़ी नहीं रहती। एक हो गया साउथ कोरिया और ये साइड में ऑस्ट्रेलिया, इनको शामिल करने का कारण देखो अब क्या है। ऑस्ट्रेलिया की और चाइना का पहले ही वॉर चल रहा है एक तरीके से, इंडिया का और चाइना का तो आप देख ही रहे हो, ठीक है ना भाई। इंडिया चाइना पे तो टेंशन, बॉर्डर पे इतनी टेंशन बनी, LAC पे गलवान वैली हो गई, या दौलत बेग ओल्डी रोड हो गया, ठीक है, या फिर वो पेंगोंग सो लेक हो गई, और अभी सिक्किम में जो नाकुल्ला पास है वहाँ पर भी हुआ था, ठीक है। इस वजह से पहले टेंशन चल रही, तो वो इस वजह से शामिल कर रहा है। इनका तर्क क्या भाई, हम चाइना को घेरते हैं, चारों तरफ से चाइना को घेरते हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया है, उत्तर कोरिया से युद्ध चल रहा है भाई, इनका तो वैसे ही चलता रहता है। उत्तर कोरिया साउथ कोरिया तो कभी बनती नहीं है, तो साउथ कोरिया के साथ क्यों शामिल करें, क्योंकि उत्तर कोरिया वो डायरेक्ट ही कहता है कि हम तो चाइना के साथ है भाई, ठीक है। तो जब ये D10 का कारण क्या है भाई, डेमोक्रेटिक 10 बना रहे हैं, क्या भाई इनको शामिल करते हैं तो कुछ कारण तो देना पड़ेगा, तो वो इसका नाम D10 कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक 10 मतलब लोकतांत्रिक देश। तो ये सारे 7 देश थे, वो सब में लोकतंत्र है, इनमें भी लोकतंत्र है, तो ये लोकतांत्रिक बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से G7 जो था वो क्या था, एक विकसित देशों की था, समझ गए। अब देखो D10 क्यों है, ये क्या कर रहा है, यूके का तर्क है कि भाई हम D10 बना देते हैं, और D10 से क्या करेंगे, हम 5G टेक्निक को क्या करेंगे भाई, बढ़ावा देंगे। अब ये 5G टेक्निक जो है ना भाई, इसका प्रॉपर तो वीडियो मैं आपको एक अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्या है 5G टेक्निक, क्यों मतलब इतनी चर्चा में, क्यों सब देश इसके आगे पीछे चल रहे हैं, सबका फोकस किस पे, 5G टेक्निक पे, सबसे पहले हम 5G टेक्निक लाएं। लेकिन क्या है भाई, सब तो कैसे आ सकता है भाई, अफ्रीका जैसे देश तो बहुत गरीब है, कंटिनेंट ही गरीब है, तो 5G टेक्निक पे चल रहा है सब कुछ काम। तो 5G टेक्निक क्या है, 5G टेक्निक ये है, मान लो अगर अब आपके डाटा में स्पीड जो है, फ़ोन से आप अगर कोई मूवी डाउनलोड करते हो 2.5-3 GB कुछ सेकंड, माइनर 1 या 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है मून जो है, चंद्रमा पर जो है ना 656 MB पर सेकंड की स्पीड है इंटरनेट की। जब आप वहाँ पे दोगे ना स्पीड, तो क्या चलेगी, 656 MB पर सेकंड, एक सेकंड में 656 MB डाउनलोड हो सकती है वहाँ पे। और जब अपलोडिंग स्पीड आती है तो लगभग 150 MB पर सेकंड होती है। पर अपन चाहे मून से तो कोई लेना देना नहीं है अभी भाई इसमें, ठीक है। D10 ये कह रहे हैं 5G टेक्निक को बढ़ावा देंगे हम। क्यों भाई 5G टेक्निक को लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इंडिया जो है ना वो बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया अगर इसमें शामिल होता है तो इनडायरेक्ट रूप से देखो बिल्कुल चाइना के कंपटीटर हो गए, इनको कंपटीटर मिल गया। आप चाइना से क्या इलाज से भी भाई सोच रहा भाई क्या तरीका से भी कम नहीं, आप चाइना से आप हर तरीके हर फील्ड में चाइना को पछाड़ सकते हैं। बस सिर्फ अपने को क्या होना पड़ेगा भाई, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस पर थोड़ा अमल क्या जाना भी आवश्यक है, थोड़ा बाइकआउट चाइना जरूरी है, ठीक है। अब देखो ये जो इंडिया को शामिल करने के पीछे कारण क्या है वो देखिए। फिलहाल जो मार्केट में ना वो 3 ही कंपनी है ना, वो मेन रूप से 5G पे काम कर रही है। एक हो गई सोनी, एक हो गई नोकिया, ठीक है, ये स्वीडन की हो गई, ये फिनलैंड की हो गई, और एक जो गेम चेंजर की तरह काम कर रही है भाई। गेम चेंजर क्या है भाई, मतलब पूरे मार्केट पे कब्जा करके चल रही है, वो है हुआवे।
ये है कहाँ की, चीन की। बस या ही तो रोड़ो है, रोड़ो ही है सारो। सब ने टेंशन ये की है रही से, क्यों टेंशन है रही से, क्योंकि जो प्रोडक्ट सोनी और नोकिया प्रोवाइड करें, मान लो अगर ये कोई 5G प्रोडक्ट बनाते हैं, 5,000 रुपये में बेचते हैं, तो यह हुआवे कंपनी यह अनुकस में 1,000 रुपये में दे दूंगी। अब एक बात बताओ, आप टीवी लेने जाओ मार्केट में, सपोज बाइकआउट चाइना तो जरूरी है, लेकिन आप एक बात हो, जब टीवी लेने जाओ और इंडिया को बना कोई टीवी है मान लो, वो आपने 10,000 में मिले, और कोई चाइना को टीवी वो आपने कौन कहते भाई 5,000 में ले जाओ, तो आप 5,000 का नुकसान तो नहीं झेलोगे ना भाई। तो क्या है भाई, सबको पता है कि भाई इतने महंगे उपकरण तो कोई खरीद नहीं सकता, और सोनी और चाइना में इतनी वो भी नहीं है कि भाई वो सस्ते भी बेच देंगे, भाई उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। अब हुआवे को कैसे रोका जा सकता है, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब जो मेन जो गेम चेंजर है वो सिर्फ एक ही देश है, वो है अपना प्यारा भारत। इंडिया जो है ना वही इसको रोक सकता है हुआवे को। कैसे, अब वो बताते हैं कैसे। देखो हुआवे जो है ना भाई, ये चाइना की एक कंपनी है ना, ये 5G का प्रोडक्ट बना, चाइना की एक और कंपनी है मार्केट में, वो भी 5G प्रोडक्ट बनाती है। और जो अभी अमेरिका ने इस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला हुआ है, और आपको शायद पता नहीं होगा, चाइना की जो ये हुआवे कंपनी है ना, इसकी जो मालिक, इसकी जो लड़की जो है, उसको अमेरिका ने यहाँ तक अरेस्ट करवा रखा है, मतलब एक तरीके से कारावास में डलवा रखा है। 1.5 साल हो गए अब तक उसे छोड़ा नहीं। और इतना बड़ा जो कारोबार चला रही है, अभी पिछले 18-19 में जो टर्नओवर गया, इसने बिलियंस डॉलर में पैसे कमाए हैं 5G के ऊपर प्रोडक्ट बेच के, और वो अपनी बेटी को नहीं छुड़वा पा रहा है। कोई कारण नहीं भाई, वैसे फंसा दिया उसको। ठीक है, अब देखो कैसे ये मार्केट में हम कैसे बन सकते। देखो चाइना हो गया एक तरफ, ये एक तरफ हो गया मान लो इंडिया। D10 में इंडिया को शामिल करने का फ़ायदा क्या है, ये देखो। अब हुआवे जो है वो क्या करा रही है भाई, बिल्कुल नेग्लिजिबल कॉस्ट प्रोडक्ट उपलब्ध करा रही है 5G टेक्निक के लिए। अब इसको बिल्कुल मार्केट खत्म हो जाए। अभी हाल ही में आपको 2 क्वेश्चन पता पुटअप हो सकते हैं कि भाई किन किन देशों ने हुआवे को बैन कर रखा है वर्तमान में। भाई एक तो USA हो गया, ठीक है, एक फ्रांस हो गया, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, और अभी हाल ही में मैं अभी रिकॉर्ड जो ऑन द स्पॉट आज के टाइम जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 को, तो ये मान लीजिए अभी 19 से 20 जुलाई के आसपास यूके ने भी क्या कर दिया भाई, इसको हुआवे को बैन कर दिया है। और कारण क्या दिया है कि भाई सुरक्षा कारणों से। अपने भी यहाँ पे 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया। उसका कारण क्या था कि वो सरकार ने क्या किया भाई, जो ये चाइनीज जो कंपनी है ये क्या करती है, डाटा जो है ना वो सर्वर चाइना की जो सरकार उसको प्रोवाइड करा रही है। इससे हमारे देश की जो निजता है, मतलब जो देश के जो सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी, उस पर क्या हो रहा है भाई, खतरा बन रहा है। इस वजह से 59 ऐप हमने क्या किया भाई, बंद किए हैं। ठीक है, अब इंडिया क्यों गेम चेंजर के रूप में कार्य कर सकता है, देखो भाई क्यों, क्योंकि इंडिया चाइना इतना सस्ता प्रोडक्ट दे कैसे रही भाई, ये तो है नहीं मशीनें सस्ती है। अब जो मशीन हम यूज कर रहे हैं वही मशीन वो सोनी यूज कर रही है, वही मतलब नोकिया यूज कर रही होगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई सबका प्रोडक्ट सस्ता। इसका कारण क्या है कि चाइना की जो लेबर है, लेबर जो है वो बहुत सस्ती है। मारपीट कम्युनिज्म है भाई वहाँ पे, मारपीट का 100 रुपया में भी काम करवा लीजिए। अब जब लेबर पैसा ही ना लेके कि धारकन, तो आप कितना सस्ता में आप सामान बेच लो, समझ रहे हो। चाइना का जो सामान तो सस्ता क्यों आता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग काम करते हैं। उनको जो पैसे जो होते हैं, उनके जो काम के पैसे देते हैं वो बहुत कम होते हैं। 8 घंटे के जब 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करवाया जाता है तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, लेकिन उनको जो पैसा दिया जा रहा है लेबर को वो बिल्कुल सेम दिया जा रहा है। जो 8 घंटे का पैसा है वही 12 घंटे के लिए 14 घंटे के लिए दिया जा रहा है। तो चाइना एक तरीके से बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरा है और एक तरीके से कम्पीट कर रहा है किसको, USA को। तो USA चाहता ही नहीं कि मेरे बराबर में कोई सुपर पावर खड़ा हो, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना में क्या है, कम्युनिज्म है। चाइना किसी वैसे देखो पूरे साउथ चाइना सी है, वहाँ पे वियतनाम के साथ भी चाइना की लड़ाई वगैरह चल रही है। सिंगापुर के साथ हो गया, या उस साइड आप मान लीजिए मलक्का स्टेट में भी, ठीक है, सबके साथ इसका ऐसे ही चल रहा है चाइना का। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में भी लेबर क्या है भाई, सस्ती है। अगर ये जो कंपनी है सोनी हो गई, नोकिया हो गई, ये अपने जो प्लांट है वो कहाँ पे लगा दे,
इंडिया में लगा दे। अगर इंडिया में लगा दे, क्योंकि भाई ये जो देश है ना G7 के, ये सारे ठहरे विकसित देश। अगर यहाँ पे कोई काम करके देगा, अगर वो वहाँ पे 2 घंटे में जो काम कर रहा है उतने रुपए आप उसको दे रहे हो। मान लो आप कोई कंपनी लगा रखी है आपने, और आप USA के देश के या फिर UK के देश के नागरिकों से काम करवा रहे, वो जो 2 घंटे में आपको काम करके दे रहा है उतने रुपए ले रहा है, और उसी लेबर के आप 10 घंटे के काम के दे। आप देखो, मान लो आप एक व्यक्ति 10 घंटा काम करता है और एक 2 घंटा काम करता है, और दोनों को आपको आमदनी जो होती है, उनको जो पैसा जो होता है सेम देना पड़ता है, तो कौन चाहेगा भाई 10 घंटे को काम करवाओ आप? तो वो ये लेबर कहाँ मिल सकती है? इंडिया मिल सकती है। इसलिए D10 का टारगेट किया जा रहा है इंडिया पे। और जब 5G टेक्निक आ जाएगी तो भाई ऐसे गाड़ी चलेंगी रोड पे जिसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होगा, ड्राइवरलेस होगा गाड़ी। तो 5G टेक्निक से क्योंकि टावर से बिल्कुल टावर का एक तरीके से जाल बन जाएगा, ठीक है, टावर का जाल बन जाएगा। जाल बन जाएगा तो वो उससे कनेक्ट हो गए, सिग्नल वगैरह होंगे, जो मतलब सिग्नल होते हैं, या फिर गाड़ी नेक्स्ट जो गाड़ी है उसमें 5G टेक्निक काम करे तो पता चल जाएगा आगे गाड़ी कौन सी है, तो वो रुक जाएगा। खड्डा होगा तो भी पता चल जाएगा। तो ये 5G टेक्निक उस पर काम करेगी। अगर इंडिया को इसमें प्लांट लगा देती है कंपनी, तो मान सकते भाई हुआवे के बराबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन हुआवे से कुछ महंगा। अगर मान लो ये 100 रुपये का प्रोडक्ट दे रही, तो अगर ये 120 का मिल रहा है। अब एक बात समझो भाई, अगर मैं ये कहता हूँ भाई आपको कोलगेट लेने जा रहा हूँ, मान लो आप बस 100 रुपये की लेके आता हूँ, और मैं कहता हूँ दंत कांति जो है पतंजलि की वो आपको 105 में मिल रही, तो आप बाइकआउट चाइना को कर सकते हो भाई। 5 रुपये महंगा कोई बड़ी बात नहीं। एक में आपने कहा भाई 100 रुपये कोलगेट है, और एक आप भैया लोग तो मेड इन इंडिया 200 रुपये, तो भाई क्या को दिमाग खराब होना, जो उरे लेकर आओगी। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये हम ऐसी चीज़ टेक्निक बनाएं ताकि जो प्रोडक्शन भी बढ़े और उनका मार्जिन जो है वो विश्व की जो अर्थव्यवस्था उनके बराबर चलता रहे, और जो कंट्री जो बना रहे सब उनके बराबर रहे, ठीक है। तो ये काम कर सकता है, ठीक है भाई। अब देखो भाई, अब अपने भी इंडिया में यही हाल है कि हापा भी किससे खरीद रहे हैं भाई? अपन लोग भी खरीद रहे हैं चाइना से। अपने तो टेलीकॉम इंडस्ट्री क्या होती है भाई? जो हम फ़ोन पे बात करते हैं, जैसे कि कौन कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है? आइडिया हो गई, और इसका मर्ज किस में हो गया था? वोडाफोन में हो गई। आइडिया वोडाफोन तो पहले ही गरीब हो रही है, अब 55,000 करोड़ को क्या है भाई? बकाया राशि किससे दे गया? कोलैप्स से खत्म कर, एयरसेल वैसे ही खत्म होगी, और कंपनी थी वे भी खत्म होगी, डोकोमो ये भी। अब देखो कंपनी एक बच रही है एयरटेल फिलहाल मार्केट में। अब ये बताओ, अगर कोई आएगा नु सोनी की कंपनी लोगे कंपनी भाई तुम्हारा माल भाई सामान जो खरीद लो, कैसा खरीदे भाई? इतनी महंगी चीज़ ने, और ऊपर से वही चीज़ हुआवे है वहाँ सस्ती दे रही है, तो ये तो हुआवे का नहीं लेंगे ना, ये क्यों जाएंगे भाई? तो ये कारण है भाई, ठीक है। अब एक जो मेन गेम चेंजर की तरह काम कर रहा है वो भाई एक आदमी है, उसका नाम आप समझ लीजिए मुकेश अंबानी। ये व्यक्ति भाई अगर कुछ क्रांति ला सकता है ना, तो भाई तो वो यही है। मतलब 5G के क्षेत्र में अगर कोई क्रांति ला सकता है तो भाई एक यही आदमी है जो कुछ ना कुछ करतब करके दिखा सकता है। अभी हाल ही में आपको पता होगा ये विश्व के है ना 5th बिलियनियर बने, तो 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और इनसे आगे जो है वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अगर 14 बिलियन की ओर इनकी संपत्ति बढ़ जाती है तो 4th प्लेस पे आ जाएगी, ठीक है। ये छोड़ो, ये कोई बात नहीं, लेकिन याद रख लेना 5वें नंबर है फिलहाल, ठीक है। मुकेश अंबानी जो है ना, इनकी एक कंपनी है रिलायंस जियो। भाई जब एयरटेल 4G टेस्ट कर रहा था, रिलायंस नई मार्केट में आई थी। रिलायंस ने जब मार्केट में आई, रिलायंस ने बिल्कुल फ्री में डाटा दिया। भाई मुकेश अंबानी पहला बिल्कुल अपने तो आदत ही एक बार अपना ना राम को कोई भी खा दो, आप बिल्कुल गुलामी की तरह जहाँ जिस तरह वो निश्चिंत ना है, जहाँ भाई अपना तो डाटा फ्री मिल रहा है। इसने आया 4G दिया, रिलायंस जियो की सिम धूम धड़ाका से बिकी भाई, इतनी ज़बरदस्त बिकी, सब जियो ले बैठेगा। और फिर एक टाइम ऐसा आयो कि भैया तो कोलैप्स ही कर गया, इनका बेचारा कोई ऑप्शन नहीं आता, फ्री में डाटा दे रहे तो क्या देंगे भाई? 199 भी अगर प्रोवाइड करा रहे 1 महीना को तो भी क्या देंगे? ये फ्री में डाटा देने लग रहा, बातचीत फ्री में कराने लागो। 1-1.5 साल बाद इन्होंने क्या किया भाई? पैसे कर दिए। फिर धीरे धीरे अब ये जो रिलायंस जियो है, जो भारत की क्या है सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। एक इसी कंपनी से अभी आपको पता होगा भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत आए थे। कब आए थे? फरवरी 2020 में। और अहमदाबाद का जो मोटेरा स्टेडियम जो नया बना है वहाँ पे एक
नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था, उस दौरान जब बाद में जो भारत के जो टॉप कंपनीज हैं उनके सीईओ और जो मेन ओनर है उनसे बात हुई, तो जब रिलायंस जियो के जो मुकेश अंबानी उनसे पूछा गया था कि भाई आप 5G टेक्निक ला रहे हो देश में, तो आप चाइना की कंपनी संभाल ले रहे हो? बोले जी बिल्कुल नहीं, हम अपने दम पे प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये जो रिलायंस जियो है ये एक तरीके से क्या करी भाई, अंडरडॉग की तरह काम कर रही है। आप पूछोगे अंडरडॉग के रहे, 2003 का वर्ल्ड कप था, ध्यान से 2003 का वर्ल्ड कप था, क्या का भाई, क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2003 का वर्ल्ड कप में एक टीम थी केन्या, वह पहुंची थी सेमीफाइनल में, और किससे भिड़ी सेमीफाइनल भाई, इंडिया से, और इंडिया के साथ हार गई थी। अगर यह टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो अंडरडॉग थी, किसी को नहीं पता था भाई ये टीम सेमीफाइनल में जा सकती। वैसे रिलायंस जो है ना वो अंडरडॉग की तरह काम कर रहा है, किसी को बता नहीं रहा है कि भाई हम 5G बना रहे हैं, लेकिन काम कर रहा है। अभी हाल ही में इसने क्या किया है, 5G टेक्निक बता रही थी, स्पेक्स चश्मा लॉन्च किया है। वो चश्मा क्या होगा, उसमें आप वर्चुअली क्या है, अगर मान लो वो चश्मा आपने आपके मुख पे लगा लिया, ठीक है, तो आपके ऐसी एक उपकरण तो फिट करते जाएगा। मान लो आपको किसी भी जगह की आपको घूमना है, तो आपको वर्चुअली ऐसा दिखाई देगा कि आप रियलिटी में आप उस जगह पे घूम रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो आपको ताजमहल की चीज़ फिट कर दी जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा आप फिलहाल कहाँ पे हो, ताजमहल में, और ताजमहल में घूम रहे हो। जैसे आपको लाल किला की दिखा दी जाए या फिर किसी भी हिल स्टेशन की दिखा दी, वो आप फिटिंग, तो वो किसकी वजह संभव हो पाया भाई, रिलायंस ने अपना फर्स्ट स्टेप किया है 5G टेक्निक में। अगर कोई क्रांति 5G को ला सकता है और चाइना की मदद के बगैर, तो सिर्फ वो एक ही व्यक्ति है, वो कौन है भाई, मुकेश अंबानी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये रिलायंस जियो है ना, ये अंडरडॉग की तरह काम कर, ये अगर ये बिल्कुल मुकेश अंबानी हमारे देश में, हो सकता है 5G भाई और किसी देश से भी पहले लाते, क्योंकि 4G का भी नहीं पता था कि इतने बड़े लेवल पे कोई ला सकता है। अब एक बात हम सोच रहा हूँ भाई, कोरोना वायरस की वजह से मेरा भाई कोल्ड वार चल रहा है किसके बीच, चाइना और USA के बीच, ठीक है, और भारत की भी टेंशन के साथ चल रही है US उसके साथ, चाइना के साथ। अब देखो ये जो अपना भारत का साउथर्न एरिया है, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, बे ऑफ बंगाल, और ये हो गया हमारा अरब सागर, ठीक है भाई, अरब सागर, ठीक है, ये दो जगह है। अब आपको ध्यान होगा कि 1971 में अपनी युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ। उस टाइम क्या था कि यहाँ पे हमारा यहाँ से लगते हुए क्या था, पाकिस्तान, जिसे वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता है, और यहाँ था एक राज्य है जिसे वर्तमान में क्या हो, बांग्लादेश, पहले क्या बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान। युद्ध हुआ, भारत ने क्या किया भाई, इसको स्वतंत्र कराया, और ये बाद में किस रूप से अस्तित्व हुआ है, 1971 में बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया, ठीक है। उस टाइम युद्ध हुआ तो USA जो था, अब देखो भाई कैसे कैसे टाइम बदलता है, एक 1971 की बात है, इंदिरा गांधी के टाइम की, और एक अभी की बात है। USA जो था इसने इसका एक वो हुआ करता, जैसे कि आपने टाइटैनिक फिल्म देखी, जहाज था, इसका एक जहाज, समुद्री जहाज था, पासेक्स, ये एक जहाज इसका, इसने ये जहाज है ना उसको किसके खिलाफ भेजा था भाई, इंडिया के खिलाफ भेजा था, ठीक है। द पासेक्स जहाज किसके खिलाफ भेजा गया, इंडिया के खिलाफ, किसके सपोर्ट के लिए, पाकिस्तान के लिए। जब ये भेजा गया ना तो भाई रशिया ने क्या किया था, रशिया ने सहायता की, भारत की तरफ क्या मोड़ देते, अपने सारे जहाज मोड़ देते, ये वापस चला गया था। उस टाइम देखो USA था वो अपने पे आक्रमण कर रहा था। अब क्या हुआ कि अभी हाल ही में युद्धाभ्यास हुआ है, और USA जो है, ध्यान से सुनना, USA ने द पासेक्स जो सबसे बड़ा जहाज है युद्ध स्थल में जो नेवी के लिए यूज होता है, उसकी मलक्का स्टेट पड़ती है यहाँ पे, और ये अपना क्या हो गया, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, मलक्का स्टेट, जहाँ से क्या होता है पूरे चाइना का क्या होता है, व्यापार सिस्टम चलता है, समझ गया। पूरा चाइना जो है साउथर्न सी जो पड़ता है इस साइड, ये म्यांमार हो गया, ये कंबोडिया, लाओस, वियतनाम वगैरह ये देश हो गए, ठीक है, यहाँ से पूरे व्यापार चलता है। अब भारतीय नेवी के साथ, इंडियन नेवी के साथ ये जो पासेक्स है, द पासेक्स जो मैं बता रहा हूँ जहाज है, वो क्या कर रहा है भाई, युद्धाभ्यास कर रहा है।
वही यूएसए है जो आज से लगभग 50 साल पहले अपने विरुद्ध खड़ा था, और वही यूएसए है जो आज अपने साथ खड़ा है किसको झुकाने के लिए, चाइना के लिए। ये मत समझना कि भाई कभी भी यूएसए वो अपना देश, अब मैं अपना दोस्त है अपने देश का, नहीं, यूएसए को अपने से कोई लेना देना नहीं। अगर यूएसए आज हमें सपोर्ट करे उसका कारण ये है क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है, चाइना महाशक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। और अभी हाल ही में आपको पता है भाई अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक तरह डगमगा गई, बहुत ज़्यादा कोरोना से ज़्यादा इफेक्ट अगर पड़ा है तो किस पे पड़ा है भाई, अमेरिका पे पड़ा है। तो भारत को एक इस तरीके से यूज कर रहा है कि भाई आप चाइना, इसको पता है कि चाइना कोई कम्पीट कर सकता है ना आसपास देशों में, तो भारत ही कर सकता है, और भारत दे भी रहा है टक्कर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये युद्धाभ्यास करने के क्या कर रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि अगर आप चाइना अगर अपनी करतूतों से नहीं माना तो ये क्या करेंगे, जो मलक्का स्टेट है ना इसको ब्लॉक कर देंगे, समझ गए। तो ये था टॉपिक, थोड़ा देख लेना, एक बार तो रिपीटेशन करवा देता हूँ कैसे क्या था। देखो भाई 1973 की बात है, ठीक है, 1973 की बात है। दो देश हैं इजराइल और एक ग्रुप ऑफ कंट्री है, उसका नाम है अरब देश, जिससे ओपेक का संगठन मुख्यालय जो का वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो उन दोनों के बीच क्या चल रहा था भाई, युद्ध चल रहा था, ठीक है, युद्ध चल रहा था। तो क्या हुआ, अरब देश जो है ना उन्होंने क्या किया, पेट्रोल का जो निर्यात था वो करना बंद कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, पूरे विश्व में क्राइसिस आ गई, मतलब क्या, ऑयल क्राइसिस आ गई, तेल के दाम बढ़ गए। और आप पता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, पूरा परिवहन व्यवस्था होती है किस पे डिपेंड करती है भाई, वो पूरी की पूरी पेट्रोल पे डिपेंड करती है, कच्चे तेल पे निर्भर करती है। तो वो बंद हो गई। तो बंद होने से क्या हुआ भाई, पूरे विश्व की एकदम से अर्थव्यवस्था है ना वो डाउनवर्ड चली गई। जैसे अपने फिलहाल अब लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में जैसे यूएसए के जो कच्चा तेल का जो है ना वो पूरा भंडार खुल गया, एकदम से क्या हुआ कि कच्चे तेल की जो कीमत है वो माइनस तक में चल गई। और हमारे भाई सब कई बार मान लॉकडाउन मतलब क्या है भाई, साधन वगैरह कुछ भी नहीं चल रहे, तो क्या हो, कोई भी देश खरीद नहीं रहा, तो वहाँ पे तो प्रोडक्शन हो रही है, तेल निकल रहा है, वैसे ही थोड़ी बंद हो गया। तो रशिया वगैरह सब ने क्या हुआ, सबका एकदम से डाउनवर्ड चला गया भाई। फिर स्टॉक वगैरह करने के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि कभी कुछ बनाया ही नहीं हमने, हम स्टॉक कहाँ पे करेंगे। तो क्या अभी हाल ही में जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, तो उन्होंने क्या किया है भाई, अमेरिका से भी साझेदारी की है कि भाई हम आपके देश में वहाँ पे स्टॉक कर लेते हैं, जो फिलहाल क्योंकि मार्केट में प्राइस ऑयल के वो कम चल रही है, इस वजह से वो कह रहे हैं हम वहाँ पे स्टॉक कर लेंगे, हम आपको वहाँ का रेंट दे देंगे। जैसे कि ये काम पहले किसने किया था, ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया पहले ही बात करके यूएसए में स्टॉक करवा चुका है, ठीक है। 1973 में फिर इन देशों ने भाई विकसित अर्थव्यवस्थाएँ आगे आई, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो ऐसी क्राइसिस हो जाएंगी, मान लो युद्ध वगैरह हो जाते हैं, तो पूरे विश्व को क्यों इसमें धकेला जाए, आप आपस में युद्ध कीजिए, हम इसको सब बैठ के सुलझाएंगे। तो 1974 में फ्रांस के एक राष्ट्रपति होते हैं, उनका नाम होता है डीएस्टिंग, जिस्कॉर्ड डीएस्टिंग, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया भाई, उनको पूरे जो विकसित देश हैं उनके पास एक प्रपोजल भेजा कि आप आओ और ऐसे एक संगठन बनाते हैं ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना हुई तो हम उसको संभाल सकें, ठीक है। तो 1975 में अस्तित्व में आता है G7, ठीक है। G7 क्या है कि गैर संवैधानिक संगठन है, ठीक है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, ध्यान रखना ये बात। और होस्टिंग कंट्री जो होता है ना वो किसी भी एक देश को क्या करता है भाई, इनवाइट कर सकता है। जैसे कि अभी पिछली जो 2019 की बात है, 19 में इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस का, जो पिछला ये जो समिट था जो 19 का फ्रांस में हुआ था, उन्होंने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, ठीक है। तो 1975 में संगठन बना, इसमें ग्रुप 6 G6 के नाम से अस्तित्व में आया, इसमें 6 देश शामिल थे। क्या कौन से थे भाई, एक था यूएसए, फिर आता है इटली के बाद आता है भाई फ्रांस, जर्मनी, यूके और जापान, ठीक है, G6। एक एशिया से, एक उत्तरी अमेरिका से, और 4 देश कहाँ से थे भाई, 4 देश थे यूरोप से, ठीक है। कोई भी देश अफ्रीका शामिल नहीं था इसमें, कोई भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से शामिल नहीं था। फिर आता है 1976 में इसमें शामिल होता है कनाडा, फिर ये बन जाता है G7, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, 1997 में इन देशों की मीटिंग होती है, और होस्टिंग कंट्री जो होता है ना वो रशिया को क्या करता है, एज ए इनवाइटिंग, जैसे कि हमने 2019 में हमें बुलाया गया था, हम नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे ही बुलाया जाता है, तो मीटिंग करते हैं कि भाई हम रशिया को इसमें शामिल कर लेते हैं। 1998 की पहली मीटिंग में रशिया इसमें शामिल होता है,
2014 में रशिया क्या करता है कि क्रीमिया जो राज्य है यूक्रेन का उस पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद क्या होता है भाई, रशिया को बर्खास्त कर दिया जाता है इससे। फिर ये दोबारा क्या बन जाता है, G7 बन जाता है। हाल ही में क्यों चर्चा में था, D10 और G11 दो टर्म के कारण। रशिया ये कहता है कि भाई हम बनाते हैं भाई यूके ने प्रस्ताव भेजा D10 का, हम डेमोक्रेटिक 10 नाम से एक संगठन बनाते हैं, ठीक है। और वैसे ही वापस प्रस्ताव किसने भेजा, यूएसए ने, कि हम G11 का नाम बनाते हैं, उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया के साथ रशिया को ऐड कर लेते हैं। लेकिन रशिया के ऊपर कौन मना कर देता है, यूके और कनाडा। लगभग सभी देश होते हैं वो असंतुष्ट होते हैं यूएसए को छोड़ के। वो कहते हैं आप होस्टिंग कंट्री हो, आप अपने होस्ट के हिसाब से रशिया को बुला सकते हो, लेकिन आप हमारे अलावा किसी को शामिल नहीं कर सकते, हम वीटो का प्रयोग कर देंगे। यूके ने यहाँ तक कह दिया। अब देखो मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक देख लो आप, अगर आपको G7 कंट्रीज याद नहीं होती हैं तो, ठीक है। एक ट्रिक है, ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। एक यूजीसी फिजी, मान लो क्या है कि भाई एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गई, देखो यूजीसी फिजी, फिगू मान लो फिजू। यूजीसी क्या एक संगठन, हमारे यहाँ पे क्या है भाई, जैसे कि मान लो परीक्षाएं जो होती है कॉलेज की वो यूजीसी के अंडर ली जाती है। फिज जो बोतल आती है वो उस तरीके से याद कर लीजिए, फिगू, ठीक है। यूजीसी से क्या हो गया भाई, ये हो गया यूएसए, जर्मनी, इसको लो फिजू, फिजू है, फिगू नहीं है, ठीक है। ये हो गया कनाडा, एफ से हो गया फ्रांस, आई से हो गया इटली, जे से हो गया जापान और यू से हो गया यूके, ठीक है। यूजीसी फिजू, फिज की बोतल आती है ना भाई, उस तरीके से याद कर लीजिए। यूजीसी जो है वो फिज पीती है, या समझ लो यूजीसी के अध्यक्ष वो फिज पीते हैं। आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, मैंने इसको बनाया यूजीसी फिजू। यूजीसी क्या है, एक संगठन है जो क्या करता है भाई, हमारे जो कॉलेजी परीक्षाएं होती है ना उनको आयोजित करवाने का काम, मतलब कैसे करना है वो केंद्रीय मंत्रालय अधीन यूजीसी करता है, ठीक है। अगर मान लो ये भविष्य में D10 बनता है तो आपको कैसे याद करना है, उसको ट्रिक और बताता हूँ। इसकी मान लो यूजीसी फिजू हो गया, यूजीसी फिजू तो आप समझ रहे हो, ठीक है। यूजीसी फिजू हो गया। अब यूजीसी फिजू के साथ साथ इसमें एक वर्ड और कर लो, ऐड IAS, ठीक है। यूजीसी फिजू IAS, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, यूजीसी फिजू IAS, ठीक है। यूजीसी एक संस्था हो गई, फिजू फिज की बोतल। मान लीजिए IAS क्या होगी, हमारे देश की सबसे बड़ी क्या हो गई परीक्षा होती है, जिससे क्या निकलते हैं भाई IPS IAS निकलते हैं, ठीक है। DM वगैरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आप इसको ये तो आप समझ गए भाई क्या हो गया, ये इसको डिनोट कर रहे हैं USA, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान और यूके, ठीक है। IAS से आप मतलब समझ लेना, IAS से हो गया इंडिया, ठीक है। A से हो गया ऑस्ट्रेलिया और इससे हो गया ऐसे साउथ कोरिया। क्योंकि अब आपको पता है, मैंने ये तो आपको समझ में क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि भाई ये संगठन है G11 तो बन नहीं सकता, क्योंकि अगर रशिया को शामिल करने की बात आएगी तो वो क्या होगा, वीटो का प्रयोग कौन करेगा भाई, ब्रिटेन करेगा। और वैसे आप समझ होंगे IAS ये 3 ही देश शामिल हो सकता है, अगर ये एक्सपेंड होता है तो ये ग्रुप, तो इसमें 3 देश शामिल होंगे। 3 को याद करने ट्रिक बता दी, IAS, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। नेक्स्ट जो वीडियो में है ना, हम बात करेंगे G4 और G5, P5, G4, G5, P5 ये क्या होते हैं, कौन से कंट्री होती है इसमें शामिल, ठीक है। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम G20 देशों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए भाई इतना ही काफ़ी है, ओके। जय हिंद।